हेलो एवरीवन, वेलकम टू ताशु एकेडमी। आज डिस्कस करेंगे हम लोग राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विनियोजन का अधिकार। ये आपकी धारा 59 से 61 तक भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में गवर्न है। इसको एक नियम भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्लेटन का रूल। तो दोनों चीज़ों में क्या सिमिलैरिटी है या दोनों चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। और चलिए देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, चैप्टर है विनियोजन का अधिकार, एक्चुअली में क्या होता है। काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि एक्चुअली में जो ये वर्ड है ना एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन का क्या मीनिंग है। तो चलिए हम लोग जानते हैं विनियोजन के अधिकार के बारे में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, जिसको क्लैंटन रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जब सेक्शन 59 टू 61 देखते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसका जो चैप्टर का नाम है वो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है। तो देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक देनदार जिसे लेनदार की एक से अधिक ऋण चुकाने हो को यह सूचित करना चाहिए कि लौटाई जा रही राशि किस खाते में जमा की जाए। यहाँ पर आपको दो शब्द दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है देनदार और दूसरा दिखाई दे रहा है लेनदार। देनदार कौन होता है? जो बोरोवर होता है, जिसने ऋण लिया है, वो होता है देनदार। और इसको एक शब्द और बोलेंगे डेटर, यानी डेटर मतलब देनदार, यानी किसी ने पैसा लिया है, अब उसे पैसा को चुकाना है। दूसरा वर्ड है लेनदार। तो लेनदार का मतलब होगा लेंडर या क्रेडिटर। ठीक है, जिसको पैसे लेने हैं, इनको लेनदार बोला जाएगा। यानी एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। ठीक है, मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से, समझिए, एक बार में 100 रुपये, दूसरी बार में 50 रुपये और तीसरी बार में 25 रुपये, इन्होंने 3 बार में अलग अलग रुपए बी से लिए हैं। ठीक है, ए ने लिए हैं। अब देखिए, ए जो है एक बोरोवर है, डेटर है, यानी देनदार है, और वो बी को अब 100 रुपये, 50 रुपये और 25 रुपये, ये 3 अमाउंट बी से उसने उधार लिए हैं। ए को बी को ये लौटाने हैं पैसे। सपोज करिए कि ए के द्वारा बी को लौटाया गया ओनली 50 रुपीज़। ठीक है, तो अब चूंकि बी का जो अमाउंट था वो 3 टाइप में था। पहले में उसने 100 दिए थे, दूसरे में उसने 50 रुपये दिए थे और तीसरे में उसने 25 रुपये दिए थे। तो तीनों में से ये 50 रुपये किन में से माइनस होंगे या किस अमाउंट पर ये जाएंगे? अगर इन चीज़ों का वर्णन ए कर देता है कि ये 50 रुपये पहले अमाउंट या दूसरे अमाउंट या तीसरे अमाउंट के हैं, तब तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ए ने जो है बाय द वे पहले वाले अमाउंट का चुकता किया है, यानी पहले वाले अमाउंट का ऋण चुका दिया है। तो अगर उसने 100 रुपये लिए थे पहली बार में, 50 रुपीज़ दे दिए हैं, तो भी 50 रुपीज़ उसका पहले अमाउंट का बचा हुआ है। बट बाय द वे अगर ए ये बताना भूल जाता है बी को कि वो 50 रुपये किस अमाउंट से डिडक्ट किए जाएं या किस अमाउंट को फुलफ़िल किया जाए, तो बी के द्वारा, अगर ए दो के द्वारा नहीं बताया गया है, तो वो बी के द्वारा अपने आप से सेल्फ से मान लिया जाएगा कि इन तीनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट बी कंसीडर करेगा उसमें से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात आती है तीसरे फैक्ट की। बाय द वे ए ने और बी ने किसी ने भी नहीं बताया कि ये जो 50 रुपीज़ का अमाउंट है किस किस वाले पार्ट वाले पेमेंट में ये सेटल होगा। तो अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो जो पहला अमाउंट है उसी के अमाउंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो एक शब्द है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, जिसको विनियोजन का अधिकार बोलते हैं, हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं और आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक देनदार, जिसको बोरोवर या डेटर बोलते हैं, जिसे लेनदार की एक से अधिक ऋण चुकाने हैं, यानी वही 3 बार में जो उसने पेमेंट लिए हैं या 4 बार में पेमेंट लिए हैं या 2 बार में पेमेंट लिए हैं, उसको एक से ज़्यादा पेमेंट को फुलफ़िल करना है, सेटल करना है, को यह सूचित करना चाहिए, वो इन्फॉर्म करना चाहिए कि जो पैसा ए के द्वारा दिया जा रहा है, यानी जो उसने 50 रुपये उसको लौटा रहे हैं, जो उसका डेट पूरा कर रहा है, ऋण चुका रहा है, वो लौटाई जा रही राशि किस खाते में, यानी किस अमाउंट को, किस पार्ट वाले अमाउंट को सेटल कर रहा है। तो ये बताना ज़रूरी होता है
किसके द्वारा? जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में बताया था, तो मिस्टर ए के द्वारा बी को बताया जाएगा कि वो किस वाले पार्ट का ऋण जो है सेटल कर रहा है। अगर ए के द्वारा नहीं बताया गया तो बी के द्वारा अपने अकॉर्डिंग मान लिया जाएगा कि किस पार्ट वाले पेमेंट को सेटल किया गया है। बट अगर दोनों ऑप्शंस हैं, पहले वाले ने भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि मैंने कौन से वाले पार्ट का ऋण सेटल किया है, और बी ने भी इस चीज़ को नहीं बताया कि मैंने किस पार्ट को सेटल माना है, तो इन दोनों कंडीशन में एक तीसरी कंडीशन आती है कि जो सबसे पहला ऋण लिया गया था, उधार लिया गया था, उस वाले पार्ट पेमेंट को सेटल्ड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड ये है कि सूचित करना चाहिए कि लौटाई जा रही राशि किस खाते में। अगर बैंक की बात हो रही है, वहाँ पे अगर आपका 2 अकाउंट है या 2 अमाउंट का या 3 अमाउंट का इस तरह का लोन है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें लागू होंगी। तो ये विनियोजन का अधिकार है। इसमें जो वर्ड है एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब ये है कि मनी को, यानी जो पैसा लिया गया है, उसको कैसे एप्रोप्रिएट किया जाए, उसको कैसे एप्रोप्रिएट किया जाए। यहाँ पे जो वर्ड एप्रोप्रिएशन आता है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया गया जो डेट होता है उसको फुलफिल करना होता है। यहाँ पर हम लोग जो सेक्शन 59 कह रहा है उसको थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। जब कोई ऐसा देनदार, देनदार का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, बोरोवर, जिसके लेनदार के एक से अधिक ऋण चुकाने हों, लेनदार का मतलब लेंडर यानी क्रेडिटर, एक से अधिक ऋण चुकाने हो और वह कुछ राशि का भुगतान ऋणदाता को करता है यानी लेनदार को कर देता है, तब ऋणदाता को उसके बताए अनुसार ऋण खाते में जमा करवाई गई रकम जमा करनी चाहिए। तो ऋणदाता को उसके बताए अनुसार ऋण खाते में जमा कराई जानी चाहिए। सेक्शन 59 में जो है कि ऋणदाता को ए के द्वारा बता दिया गया था कि जो 50 रुपीज़ मैं जमा कर रहा हूँ वो आपके किस वाले पार्ट का ऋण जो डेट है वो मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ, सेटल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसने बता दिया था और उस अनुसार उसने क्या किया था कि पेमेंट को यानी डेट को जमा कर दिया था। फिर हम लोग सेक्शन 60 देखते हैं। यदि देनदार, देनदार का मतलब बोरोवर यानी डेटर, व्यक्ति या आदेश ना दे, यानी उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जैसे उसने पहले पार्ट में 100 रुपये, दूसरे पार्ट में 50 रुपये और तीसरे पार्ट में 25 रुपीज़, ये 3 ऋण उसने उधार लिए थे बी से। अब उसने क्या किया है कि पैसे को दे तो दिया है, 50 रुपीज़ उसने पे कर दिया है, बट उसने कुछ भी नहीं बताया है कि किस वाले पार्ट का ये डेट सेटल कर रहा है, कि वह राशि किस खाते में जमा की जाए। तो यदि लेनदार, लेनदार का मतलब लेंडर या कि क्रेडिटर, उसे उस ग्राहक के किसी भी खाते में जमा कर सकता है, जो कोई भी ऋण खाता हो सकता है, इसके लिए उसे एक उचित सूचना देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लेंडर का राइट हो जाता है कि वो जिस भी अकाउंट या अमाउंट को सेटल करना चाह रहा है तो वो बी के द्वारा यानी लेंडर यानी क्रेडिटर दो के द्वारा, ऋणदाता के द्वारा उस अमाउंट को सेटल कर लिया जाएगा। तो सेक्शन 59 में ए को इन्फॉर्मेशन देनी होगी, अगर ए नहीं देता है तो बी इन्फॉर्म कर देगा। अब हम लोग तीसरी कंडीशन देखते हैं। अब हम लोग लास्ट सेक्शन 61 देखते हैं। जब देनदार व लेनदार में से कोई भी, यानी जो हमारा डेटर है और क्रेडिटर है, इनमें से किसी ने भी जो पेमेंट किया है उसके बारे में कोई फ़ैसला ना लिया हो, यानी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो। मैंने आपको बताया था कि जो ये 3 पार्ट का पेमेंट था, पहला पार्ट था 100 रुपीज़ का और दूसरा पार्ट था 50 रुपीज़ का और तीसरा पार्ट था 25 रुपीज़ का, और ए के द्वारा यानी जो डेटर था उसके द्वारा 50 रुपये का अमाउंट पेड किया गया था, जमा किया गया था। तो इनके बारे में ए ने कोई इन्फॉर्मेशन बी को नहीं दी और बी ने भी ए को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि कौन से डेट का सेटलमेंट किया जा रहा है। तो इनमें से अगर किसी ने भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है या कोई फ़ैसला ना लिया है तो वो जो राशि का पेमेंट यानी उसने किया था उसको इस तरह से माना जाएगा जैसे सबसे पहले वाले का पेमेंट जो था डेट था उसके अनुसार उसे पहले वाले ऋण में इंक्लूड कर लिया जाएगा, यानी 50 रुपये अमाउंट में ये इंक्लूड कर लिया जाएगा और पहले वाले में फिर 50 रुपीज़ ही बचेगा, क्योंकि 50 रुपये तो उसने डेट को क्लियर कर दिया है। तो यही जो रूल है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन का, जो विनियोजन का अधिकार है, यानी उस मनी को कैसे एप्रोप्रिएट किया जाएगा, ये 3 सेक्शन में बता दिया गया है। हमने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया है ए और बी के बारे में, तो ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि क्लेंटन का प्रकरण क्या है, उसका रूल क्या है। अब हम लोग इससे जुड़े रूल ऑफ क्लेटन के बारे में भी जान लेते हैं। एक ब्रिटिश न्यायालय का, यानी जो ब्रिटिश कोर्ट का था, एक फ़ैसला था, काफ़ी इम्पोर्टेंट फ़ैसला था, जिसको बोलते हैं देवानी वर्सेस नोवेल।
ठीक है, नोबेल एक कंपनी थी। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था, ये याद रखिएगा, कभी कभी केस लॉ पूछ लेता है आपके एग्ज़ाम में। तो देवानी वर्सेस नोबेल एंड कंपनी, ये एक कंपनी थी, ठीक है। कंपनी में क्या थे, 5 पार्टनर थे, यानी 5 साझेदार थे, जिसमें से एक पार्टनर की क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। एक पार्टनर की डेथ हो गई थी। जो कि फर्म था, ये कंपनी थी, ठीक है, जिसमें 5 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई थी। तो जो फर्म था, फर्म के जो लेनदार थे, ठीक है, लेनदार थे वो क्लेटन ही थे, श्री एल क्लेटन इनका नाम था। ये लेनदार थे जो फर्म चलाते थे। फिर इन्होंने क्या किया, फर्म को उनकी डेथ के बाद जो भी पेमेंट था, जो भी मतलब उनका अकाउंट था, वैसे सब कुछ चलने दिया। यानी किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला कि जैसे किसी की डेथ हुई हो, सब कुछ जैसे चल रहा था डेथ के पहले, वैसे भी डेथ के बाद जो पार्टनर की डेथ हुई थी, सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा था। फिर क्या हुआ, 1 वर्ष बाद यानी 1 साल के बाद क्या हुआ कि वो फर्म जो हो गई इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई। अब जब फर्म ही दिवालिया हो गई तो बात आ गई, जितने भी उसमें लेनदार थे, ठीक है, जितने भी पार्टनर थे, उनका जो भी दावा बनता है, उन लोगों ने अपना दावा, ठीक है, अपना दावा न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। जो जो जिनकी जिनकी जो चीज़ें बन रही थी, उन सभी लोगों ने, जितने भी इसमें लेनदार थे, उन सभी लोगों ने न्यायालय के समक्ष, जब कंपनी इंसॉल्वेंट हुई, उन लोगों ने न्यायालय के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया। दावा प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट ने निर्णय दिया कि चूंकि क्या हुआ है कि साझेदार की डेथ हो गई है, और डेथ होने के बाद भी क्लेटन के द्वारा उस फर्म के साथ साथ खाते में लगातार जो भी चीज़ें थी, यानी पेमेंट आ रहा था, पेमेंट जा रहा था, सारी एक्टिविटी होती रही है उनके डेथ के बाद भी। तो चूंकि साझेदार की मृत्यु के बाद भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो जो उनके बाद भी जितनी भी चीज़ें, जितना भी अमाउंट जमा या जो भी है वो प्राप्त हुआ है डेथ के बाद, वो उस मृतक की परिसंपत्ति उस राशि की सीमा तक चार्जेबल नहीं होगी, यानी भार मुक्त हो जाएगी, ठीक है, भार मुक्त होगी। यानी कह दीजिए, अगर एक लाइन में कहिए, तो जो पार्टनर की डेथ हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो भी अमाउंट का सेटलमेंट किया गया है, जो भी अमाउंट उस अकाउंट में आए हुए हैं, उसमें मृतक का जो परिसंपत्ति, जो असेट है, वो उस राशि तक चार्जेबल नहीं होगी, यानी सीमा तक भार मुक्त होगी। तो ये कोर्ट ने डिसीजन दिया था, किसके खिलाफ, ये दिया था देवानी वर्सेस नोबेल एंड कंपनी में, इस फर्म के अगेंस्ट। अब यह रूल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह निर्णय बैंकों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नियम है, ये रूल है, किसी भी फर्म के एक साझेदार की, चाहे उसकी डेथ हो रही है, चाहे वो रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, या उसका इंसॉल्वेंट हो रहा है, दिवालिया हो रहा है, चाहे मृत्यु हो रही है, चाहे वो सेवानिवृत्त ले रहा है या हो रहा है, या वो दिवालिया हो रहा है, होने पर, या जो उसका जमानती अमाउंट है, ठीक है, जो उसने जमा किया होगा, उसे वापस लेने के लिए उस बैंक उस साझेदार की असेट पर अपना दावा प्रस्तुत करना अगर चाहता है, तो फर्म के खाते में उसके डेथ होने पर, उसकी रिटायरमेंट होने पर, या उसके इंसॉल्वेंट होने की सूचना जब भी दी जाएगी कि उसकी डेथ हो गई है या जो भी कुछ हुआ है, तो उसको तुरंत जो है तत्काल से रोक दिया जाना चाहिए। जैसे उस केस में मैंने बताया था कि जो क्लेंटन थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, सारी एक्टिविटी जैसे चल रही थी वैसे हो रही थी, तो वैसे नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन हो रहे हैं, डेथ है, रिटायरमेंट है, या इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंट है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि वो चीज़ों को रोक देना चाहिए, तुरंत रोक देना चाहिए, तुरंत रोक लगा देनी चाहिए उस अकाउंट पर, और ये सूचना जो है देकर तुरंत उन चीज़ों को रोक देना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए कि जो भी उसके बाद जो भी मतलब अमाउंट मिल रहा है या जमा हो रही हैं, उसके लिए एक न्यू अकाउंट ओपन होना चाहिए। एक नया तरीका का जो भी मतलब है अमाउंट रिसीविंग का या देने का, वो सारी चीज़ें एक मतलब नए चीज़ों की तरह होनी चाहिए, नए अकाउंट में होना चाहिए, उन चीज़ों में नहीं होनी चाहिए। तो ये था पूरा क्लेंटन का रूल। जैसे आपका राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, उसी के बिहाफ पे ये भी क्लेंटन का एक प्रकरण है, उसका एक नियम है, या आप क्लेंटन के रूल के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन भी कह सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बैंकिंग के
को दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।